नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 3.5 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली शहर में बड़ी बाढ़ 1924, साल 1977, 78, 88, 1995, 1998, 2010 और 2013 में आई थी। लेकिन यमुना के पानी का लेवल कभी यहां तक नहीं पहुंचा जितना इस वक्त है। फिलहाल यमुना 100 साल के सबसे खतरनाक स्तर 208.66 मीटर पर है और खतरा अभी टल भी नहीं रहा है, उल्टा बढ़ने वाला है। अगर 1 मीटर पानी और बढ़ता है तो हालात मानिए बेकाबू हो जाएंगे। फिर दिल्ली शहर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त भी दिल्ली में भयानक हालात हैं। मेट्रो के पिलर डूबने की कगार पर हैं। लाल किले तक पानी पहुंच चुका है। शहर के निचले इलाके तो डूबे ही हैं। पानी नई दिल्ली के लुटियन जोन की तरफ बढ़ रहा है। अब क्या दिल्ली को बचाया जा सकता है या फिर देश की राजधानी को यमुना भरोसे छोड़ दिया गया है? दिल्ली पर इतना बड़ा संकट आया कैसे? इसे रोका जा सकता था या नहीं? कहां चूक हुई? किसने खतरे को जानने के बाद भी इसे हल्के में लिया? बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं। पैंतालीस साल पहले 1978 में भी दिल्ली डूबी। 45 साल बाद 2023 में भी दिल्ली डूबी। उन्नीस में भी पानी का सैलाब आया। घर डूबे, गाड़ियां डूबी, लोग डूबे, पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा। दो 2023 में भी उन्हीं डरावनी तस्वीरों का रिपीट टेलीकास्ट हुआ। दिल्ली का हर लैंडमार्क लोकेशन जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया। 30 फुट पानी है कम से कम। गाड़ियां गुजरती हैं तो ऊपर कितना ट्रक गुजरता है। ट्रक होता है कितना, देखो फुट, ये देखो मैंने टच कर लिया, ये मैंने टच कर लिया तो समझ लो 30 फुट नीचे है। और भाई छू पा रहे हैं हम इसको, अंडरपास को छू पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अंडरपास को हम छूते हुए जा रहे हैं। अगर ऐसी पानी चलता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी इंडिया गेट और लाल किला तक पानी पहुंचने में। घुटने तक, कमर तक, कहां तक पानी है? आगे कहां तक आ रहा है? यहाँ तक। आप मेरी तस्वीरें देख लीजिए। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, घुटनों से ऊपर ये पानी जो है ये जाता जा रहा है। जो पानी है उसने पूरी सड़क को अपनी चपेट में लिया हुआ और बहाव आप देखिए कि कितना तेज है। जिस सड़क पर कभी जो है गाड़ियां चलती थी 4 से 5 दिन पहले तक, अब वहां पर बोट चल रही है। आप तस्वीरें देखें। आज पूरी तरह से पानी मंदिर के अंदर घुस गया है। पूरे प्रांगण में मंदिर, पूरा जो परिसर है वो डूब गया है। अंदर अब कोई ना पुजारी है ना कोई श्रद्धालु है। पानी के अंदर जो है सभी के घर जो है वो डूब चुके हैं। पूरी तरह से जो झुग्गियां यहाँ बनी हुई थी, एक एक झुग्गी जो है वो पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ने में अब डर लग रहा है क्योंकि मैं जितना आगे की तरफ बढ़ती जाऊंगी वहां पर पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये लाल किले की पिछली दीवार का इलाका है और जिस सड़क पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप देखिए, अगर आप वो साइन बोर्ड देख पा रहे होंगे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। दिल्ली की ये तस्वीर डराने वाली है। दिल्ली में बाढ़ की ये ड्रोन फुटेज हैरान करने वाली है। हर तरफ पानी ही पानी। सवाल ये है कि दिल्ली खुद ब खुद डूबी या दिल्ली को डुबाया गया। दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर बने अंडरपास में 30-30 फीट पानी कैसे भर गया? दिल्ली के पॉश इलाकों में बीच सड़क पर 8-8 फीट पानी कैसे भर गया? पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ऐसी नौबत आई ही क्यों कि दिल्ली के सीएम को ये तक कहना पड़ा कि अपना अपना घर छोड़ो, जल्दी से निकलो, सुरक्षित स्थान पर पहुंचो।
पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के तेज करंट से दो हाथ करती दिल्ली को सिर्फ बाढ़ ने नहीं डुबाया, यह सिस्टम का भी फेल्योर है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मैन मेड डिजास्टर है। और आज हम आपको इसी मैन मेड डिजास्टर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। ये बात सही है कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी यमुना नदी में छोड़ा गया वो पहले के मुकाबले इस बार काफी तेजी से दिल्ली की ओर आया। हरियाणा के यमुनानगर और दिल्ली के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी आमतौर पर 2 से 3 दिन में दिल्ली पहुंचता है, लेकिन इस बार पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत कम समय में दिल्ली में दाखिल हो गया। इस बार यमुना में वाटर लेवल पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 207.71 मीटर को क्रॉस कर गया। इससे पहले 1976 में 206.70 मीटर और 1978 में 207.49 मीटर तक पानी का लेवल पहुंचा था। दिल्ली में आए सैलाब को अगर सैटेलाइट इमेज से समझने की कोशिश करें तो आप इस मैप में यमुना नदी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद स्टैंडिंग वाटर की सिचुएशन देख सकते हैं। बाईं तरफ 12 जुलाई का नक्शा है। नीले रंग में जो चीज आपको नजर आ रही है वो यमुना नदी है। 12 जुलाई तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन अब दूसरे नक्शे पर गौर कीजिए जो 13 जुलाई की है। इस नक्शे में नीले रंग की यमुना नदी के साथ साथ आपको आसमानी रंग में जो हिस्से दिख रहे हैं वो बाढ़ के बाद आया सैलाब है, जो यमुना से मिलते ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल गया। यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। ये देखिए मेरा सर तक छू सकता है, मतलब इतना ज्यादा। अगर मैं थोड़ा ढंग से खड़ी हो जाऊं तो ये पूरा टच कर रहा है, यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहे। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर पानी हो चुका है इस वक्त, और ये स्थिति की गंभीरता को बताता है कि किस तरीके से जो जल स्तर है यमुना का वो लगातार बढ़ रहा है और अब इस पूरे इलाके में पानी भरता हुआ जा रहा है। और आगे ये भी जो फोरकास्ट है उसमें और ज्यादा पानी आ सकता है। तो ऐसे में अगर ये पूरा इलाका भर गया तो यहाँ पर बोट से आना भी संभव नहीं हो पाएगा। सर एक चीज मैं पूछूंगी, बोट से भी नहीं आ पाएंगे अगर ये बढ़ जाता है तो? मैम नहीं आ पाएंगे, फिर कहीं से रास्ता नहीं है यहाँ पे आने का। तो यानी फिर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते? कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ पहले हम आए थे तो हमें ऊपर तक छूना पड़ता था। तो इसका मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। यानी ये अंडरपास भी भर सकता है कभी भी। ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की मुख्य रिंग रोड है। और रिंग रोड पर किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं। जहां जहां आपकी नजर जाएगी, गाजियाबाद शाहदरा जाने वाला ये रास्ता है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर यमुना का पानी इस वक्त पूरी रिंग रोड पर भरा हुआ है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा दूं। गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में इस वक्त यहां पर डूबी हुई हैं, क्योंकि ये निचले इलाके हैं। निचले इलाकों में सामने यमुना है और यमुना के सामने की तरफ ये जो इलाके हैं, यहाँ पर आप देखिए गाड़ी यहाँ पर डूबी हुई है। एक आपको तीसरी गाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, सामने दुकानें पूरी तरीके से जलमग्न हैं और गाड़ियों की छत तक यहाँ पर पानी आया हुआ है। जो लोग यहाँ पर दुकान चलाते थे, दुकान लगाते थे, उनका भी सामान जो है आप देखिए उन्होंने किस तरीके से इस जगह पर अपना सामान रखा हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि ये लग ही नहीं रहा कि हम इस वक्त दिल्ली की रिंग रोड, जो कि सिविल लाइन के पास है, कश्मीरी गेट के पास ये रोड जाती है, लग ही नहीं रहा कि हम इस वक्त रिंग रोड पर हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे हम इस वक्त किसी नदी के अंदर बोट में सफर कर रहे हैं।
सवाल ये है कि 12 जुलाई तक जो दिल्ली खतरे के निशान से नीचे थी, 13 जुलाई आते आते खतरे के निशान से ऊपर कैसे चली गई? दिल्ली वाले चंद घंटों के भीतर डेंजर जोन में कैसे फंस गए? जान बचाने के लिए मजबूर क्यों हो गए? दिल्ली के सीएम ने इसका एक जवाब दिया। गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर बढ़ते वाटर लेवल का ठीकरा हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी पर फोड़ दिया। इस बात में सच्चाई भी है। हथनी कुंड बैराज से गुरुवार सुबह 5 बजे 1,47,300 क्यूसेक पानी, सुबह 6 बजे 1,50,300 क्यूसेक पानी और सुबह 7 बजे 1,53,700 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर डाइवर्ट किया गया। लेकिन दिल्ली में आई बाढ़ की इकलौती वजह हथनी कुंड बैराज से पानी का छोड़ा जाना नहीं है। इस मैन मेड डिजास्टर के पीछे रिवर बेल्ट और उसके आसपास अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट और सिल्टेशन यानी पानी के बहाव से आई मिट्टी या रेत भी एक बहुत बड़ी वजह है। पहले पानी को बहने के लिए अधिक जगह मिलती थी, लेकिन अतिक्रमण और रेत जमा हो जाने की वजह से पानी एक क्रॉस सेक्शन से होकर गुजरता है और तेज करंट की वजह से बहुत फास्ट अलग अलग इलाकों में फैलता है। इस वक्त मैं निगमबोध घाट के पास ठीक लाल किले के पीछे आउटर रिंग रोड पर मौजूद हूं और आप देखें कि मेरे घुटनों से ऊपर पानी इस वक्त रिंग रोड पर बह रहा है। जो ये लाल किला भी आप देख रहे हैं, वो लाल किला भी इस वक्त पानी की चपेट में है। जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से डूबी हुई हैं और अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो तकरीबन 6 फीट तक पानी सड़क पर आ चुका है। पूरा जो इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जबकि यमुना यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन यमुना ही यमुना यहाँ पर आपको दिखाई देगी। वो बैरिकेड देखिए, पूरे के पूरे जो बैरिकेड थे वो यहाँ पर डूब गए हैं। पास में मंदिर में भी पानी भर गया है, तमाम जो घर है, दुकानें हैं, सब में पानी भर गया है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये देखिए पुल से नीचे, लगभग आधे पुल से नीचे जो पूरा अंडरपास है वो डूब चुका है और ऐसी स्थिति इसके पीछे के इलाके में है, जो कि ये रास्ता आईएसबीटी की तरफ जाता है और पानी यहाँ पर कमर तक पहुँच चुका है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो लगभग डूबने जैसी स्थिति हो जाएगी। जो लोग यहाँ से जा भी रहे हैं वो तैर कर जा रहे हैं, जो गोताखोर है, जो प्रोफेशनल्स है, वो यहाँ से सिर्फ आगे जा रहे हैं या फिर ट्यूब टायर का सहारा लेकर यहाँ से आगे जा रहे हैं। जो क्रेन है वो भी ज्यादा आगे नहीं जा पा रही है, क्योंकि आगे पानी का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब हम आपको उस अहम सवाल का जवाब देते हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। दिल्ली में सैलाब आने का ट्रिगर पॉइंट क्या है? वो ट्रिगर पॉइंट है अतिक्रमण और नदी के किनारे वाले इलाकों से लगातार की गई छेड़छाड़। हम 2 नक्शों की मदद से आपको समझाते हैं। पहला नक्शा साल 1989 का है, दूसरा नक्शा साल 2011 का है। पहले नक्शे में आप साफ साफ देख सकते हैं 34 साल पहले यमुना नदी के किनारे वाटर शेड्स पर बिल्ट अप एरिया काफी कम था। इसे लाल रंग से दिखाया गया है। 1989 के नक्शे में आप हरे रंग में डेंस वेजिटेशन भी देख सकते हैं, यानी तब दिल्ली काफी हरी भरी थी, खेती की जमीन भी थी। लेकिन 2011 आते आते नक्शा पूरी तरह बदल गया। वाटर शेड्स पर बिल्टअप एरिया 1989 के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया। दोनों नक्शों में लाल रंग को कंपेयर कीजिए। पहले कितना कम था, बाद में कितना ज्यादा हो गया। 2011 आते आते दिल्ली के नक्शे से हरा रंग यानी डेंस वेजिटेशन भी कम होता गया। इन दोनों नक्शों की स्टडी करने पर यह पता चला कि जल क्षेत्रों में बने इलाकों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, वन आवरण और कृषि भूमि में भी बदलाव आया। यानी कई सालों तक लगातार यमुना नदी के किनारे और उसके आसपास के इलाकों को अपनी सहूलियत के लिए कैप्चर किया गया। नतीजा आपके सामने है। यमुना ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया तो दिल्ली डूबती चली गई। ये वो रिलीफ कैंप्स है जहां
काफ़ी हम आपको कल तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन आज ये पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ये जो भंडारा सेवा के लिए यहाँ जो कैंप लगा था वो पूरा डूब चुका था और यहाँ से रेस्क्यू करते हुए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जा रही है, जो रेस्क्यू करती हुई जा रही है लोगों को और यहाँ से निकाल रही है। और ये देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कल हमारे साथ में थे, वो भी यहाँ पर अपनी नाव चलाते हैं। यहाँ पर गोताखोर हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए हैं, बाकी सबको यहाँ से निकाला जा रहा है। सर आप थोड़ा सा झुक जाएं। बाकी सब लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये जो पूरा इलाका, ये देखिए उस तरफ भी देखिए, देखिए यहाँ पर लोग, देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम उन तक पहुँच रही है। के पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर गाय है, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लोग गायों को बाहर लेकर जा रहे हैं और देखिए धीरे धीरे उनको लेकर जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर फंसे हुए हैं, एक और शख्स यहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि पेड़ को पकड़े हुए खड़े हुए हैं। उनको भी जो हमारे साथ गोताखोरों की टीम है वो ले रही है। तो देखिए उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जो गोताखोरों की टीम है वो यहाँ पर एक बहुत ही सराहनीय काम कर रही है हमारे साथ में, उनको ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना के किनारे जितने भी लो लाइंग इलाके हैं वो सारे बाढ़ की चपेट में आने वाले इलाके हैं, यानी वो प्रोन टू फ्लडिंग है। उन इलाकों में 41,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ज्यादातर रिवर बेल्ट पर अतिक्रमण करके ही काम चलाते हैं, वो भी तब जब ये पूरा इलाका डीडीए के अंदर आता है। यानी एक लाइन में अगर ये कहें कि दिल्ली को डुबाने के लिए सिस्टम सबसे बड़ा विलेन है तो गलत नहीं होगा। टेरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जैसे शहर में अर्बन वाटर बॉडीज की इल्लीगल फिलिंग काफी ज्यादा है। जिन वाटर बॉडीज की संख्या कभी 800 हुआ करती थी वो 600 तक पहुंच गए, बाकी गायब हो गए। हजारों अवैध कॉलोनियां बसा दी गईं। नुकसान ये हुआ कि पानी की नेचुरल ड्रेनेज खत्म होती चली गई और इसी से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। अर्बन डेवलपमेंट से दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को कैसे नुकसान हुआ और आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और कितना बढ़ने वाला है ये भी देखिए। दिल्ली में जो एग्रीकल्चरल एरिया 1986 में 586 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था वो 2016 में 285 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। 2031 आते आते ये 198 स्क्वायर किलोमीटर रह जाएगा। दिल्ली में रिवर बेल्ट पर जो बिल्टअप एरिया 1986 में 581 स्क्वायर किलोमीटर था वो 2016 आते आते 864 स्क्वायर किलोमीटर हो गया और 2031 तक 1278 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। 1986 में दिल्ली में फ्लडेड एरिया 326 स्क्वायर किलोमीटर था, 2016 में 676 स्क्वायर किलोमीटर हो गया और 2031 तक ये 973 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। दिल्ली में बाढ़ की वजह से 1986 में एवरेज ट्रेवल टाइम 10 मिनट हुआ करता था, 2016 में एवरेज ट्रेवल टाइम 42 मिनट हो गया और 2031 तक बाढ़ की वजह से एवरेज ट्रेवल टाइम के 86 मिनट होने की संभावना है। अब इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। ऊपर दिल्ली मेट्रो गुजर रही है और नीचे यमुना में आया सैलाब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दोनों के बीच बस कुछ मीटर्स की दूरी होगी। सोचिए अगर यमुना का पानी मेट्रो के ट्रैक तक पहुंच गया तब क्या होगा। यमुना का वाटर लेवल बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह बारिश भी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। दिल्ली में 1986 में प्रति घंटे 13.2 मिलीमीटर बारिश हुई। 2016 में एक घंटे में 22.9 मिलीमीटर बारिश हो गई। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न इस बार पहले से कहीं ज्यादा बदल गया। अगर 22 मिलीमीटर की बारिश लगातार 3 घंटे तक हो तो आधी दिल्ली ऐसे ही डूब जाएगी। यानी आने वाले दिन खतरों से भरे हुए हैं। सिस्टम अगर अब भी नहीं जागा तो भयंकर आपदा आएगी। मैन मेड डिजास्टर की वजह से दिल्ली में इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फिल्म इससे ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली का पॉश इलाका सिविल लाइंस जो ब्रिटिश जमाने में बसाया गया था,
ये वो इलाका है जहां पर दिल्ली के तमाम वीआईपी लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, अरबों की प्रॉपर्टी है लोगों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं। दिल्ली के एलजी का यहां पर आवास है, तमाम मंत्रियों के आवास हैं। ऐसे पॉश इलाके के क्या हालात हैं जो दिल्ली में यमुना में बाढ़ आई है, आप देख सकते हैं। मेरे बिल्कुल कमर तक पानी है जहां पर मैं दिल्ली की पॉश कॉलोनी के अंदर मौजूद हूं। और जैसे जैसे मैं आगे जा पाऊंगा, हालांकि आगे बहुत ज्यादा जाना सेफ नहीं है, आगे आपके कंधे तक, आपके सिर तक पानी है। और जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये दिल्ली की मुख्य रिंग रोड है जो कि कश्मीरी गेट से होते हुए आती है और आगे ये सीधा जाती है, बुराड़ी की तरफ जाती है, वजीराबाद की तरफ जाती है। और सामने ये जो आप स्कूल देख रहे हैं जहां बैरिकेड्स हैं, यहां से यू टर्न लेके वापस कश्मीरी गेट की तरफ जाया जाता है। लेकिन ट्रैफिक यहां पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं, आगे जो आप सोसाइटी का गेट देख रहे हैं, पूरा गेट डूबा हुआ है। इस वक्त सबकी नजरें यमुना नदी पर टिकी है। एक एक घंटे में यमुना का जलस्तर नापा जा रहा है। खतरे का निशान तो कब का पार हो चुका, पिछले सारे रिकॉर्ड भी यमुना का पानी अब तोड़ चुका है। यमुना 208 मीटर के स्तर को पार कर चुकी है और अगर इसने 210 मीटर का स्तर छुआ तो तबाही को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह इकलौती नदी नहीं है जो खतरे के निशान को पार कर रही है। हिंदुस्तान की कई नदियां खतरनाक रूप ले चुकी हैं। सवाल है कि जुलाई में अचानक ऐसा क्या हुआ कि नदियों में इतना पानी आ गया? क्योंकि भीषण बारिश 2-1 दिन हुई, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो नदियां जून तक बिल्कुल ठीक थीं, जुलाई में आते ही उफनने लगी? नदियों में आया उफान और खतरे का तूफान, ये दोनों आपको समझने चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। गंगा नदी में जबरदस्त उफान है। यमुना नदी भी कहर बरपा रही है। उत्तराखंड की काली नदी का वेग देखिए। अलकनंदा का हाहाकार सुनिए। यूपी में घाघरा नदी के कटान से नुकसान की रिपोर्ट आने लगी है। क्योंकि पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट है और यह तय माना जा रहा है कि इस बारिश से नदियों में पानी फिर से भरेगा। पहाड़ों में नदियां अभी से ओवरफ्लो करने लगी हैं। ये उत्तराखंड के श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां अलकनंदा नदी अपने उफान पर है। यहां कई घाट पानी में डूब गए हैं। वॉच टावर से सायरन बजाए जा रहे हैं। खतरे का निशान 535 मीटर पर है और अलकनंदा बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। अलकनंदा अपने पूरे उफान पर है। वाटर लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो
रिवर बेड पर घर बने हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और डैम, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या फिर जो रास्ते में आने वाले जो ब्रिजेस हैं उन सब पर एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस समय ये ठीक सामने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। मौसम खराब है, 48 घंटे का अलर्ट यहां पर है। तेज बारिश और उसके अलावा जो लैंडस्लाइड उत्तराखंड के सभी जगहों पर हो रही है, इसीलिए एहतियात बरतते हुए इन सभी एरियाज को खाली करवाया गया है और ये सायरन बजाया जा रहा है। इस सायरन का असर आसपास के लोगों को बिल्कुल क्लियरली पता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय रखा गया है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को कह रहा है कि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। हम आपको दिखा दें कि ये ठीक सामने का जो एरिया है यहाँ पर वॉच टावर है। वॉच टावर से ये रेगुलर मॉनिटर किया जाता है कि पानी को कितना रिलीज किया जा रहा है, कितने टाइम पर किया जा रहा है। इसके दूसरी तरफ ब्रिज है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अलकनंदा का फ्लो अचानक ना बढ़े, इसीलिए इस सायरन को बजाया गया है। उत्तराखंड के श्रीनगर में डैम बना है और वहां से रोक रोक कर पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन यह भी तब तक होगा जब तक ये डैम पूरा नहीं भर जाता। अगर एक बार डैम ओवरफ्लो हो गया तो फिर और तेज स्पीड से पानी छोड़ना होगा और वो पानी मैदानी इलाकों में तबाही मचाएगा। हम इस समय श्रीनगर के अलकेश्वर घाट पर हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ ये घाट इस समय पानी में डूबा हुआ है। अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान की तरफ आगे बढ़ रही है। पिछले 48 घंटे से बारिश लगातार हो रही है, जिसके वजह से आसपास के सभी इलाकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तेज उफान है और यहाँ पर जो एसडीआरएफ और साथ में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो मीटर लगाया था वो खतरे के निशान की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो आगे का तट है जहां पर लोग स्नान और पूजा अर्चना करते थे, दरअसल वो पूरी तरीके से डूब चुका है। तेज बहाव है। वहीं दूसरी तरफ एनएचपीसी का यहाँ पर पावर कंट्रोल सेंटर है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट ना हो, इस बात का पूरा एहतियात बरता जा रहा है। आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करवाने के लिए कहा गया है कि कोई भी नदी के किनारे या रिवर लाइन एरियाज में ना आए। ये आसपास का जो गांव है ये बिल्कुल श्रीनगर के दूसरे हिस्से का बना हुआ गांव है। यहाँ पर जो नीचे इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो घर है उसको खाली करवाया गया है, ऊपर के घरों को खाली करवाने के लिए कह दिया गया है। पहाड़ों पर इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 10 गुना ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड में सिर्फ 2 दिन में ही 19.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली में भी बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसी परिस्थितियों को एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन कहा जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी परिस्थितियां अभी और होंगी। एक्सट्रीम वेदर का मतलब हुआ अत्यधिक गर्मी, बारिश, बाढ़ या सर्दी। भारत में 2022 में 365 में से 314 दिन इसी एक्सट्रीम वेदर के रहे। इस वजह से भारत में 2022 में 3026 लोगों की मौत भी हुई और करीब 19.6 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक आंकड़े के मुताबिक 1970 से 2021 के बीच इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से 573 बहुत बड़े डिजास्टर हुए, जिसकी वजह से 1,38,377 लोगों की मौत हुई। इस साल जहां इंडिया में गर्मी के सीजन में हीट वेव हुआ, वहीं पे इस साल फ्लड भी हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, लोगों को जो रिकवर होने का टाइम है वो नहीं मिलता है और उनको एक तरह से डबल इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है। एक तो उनको गर्मी से जो हीट वेव के कारण लॉस हुआ है, या तो उनको क्रॉप्स डैमेज हुई या उनके और जो प्रभाव पड़े, और उसके बाद जो रेनफॉल या फ्लड आता है उससे डबल लॉस होता है। तो उससे जो कैपेसिटी टू रिकवर है, जो उनको वापस आने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। तो यही कारण था कि हम लोगों ने शायद पहली बार देखा कि एक के बाद एक, जिसको हमने नाम दिया कि सीक्वेंशियल एक्सट्रीम इवेंट्स, हीट वेव इन समर एंड फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल मानसून सीजन में, वो कैसे बढ़ेगी क्लाइमेट चेंज के कारण। और उसका अपना इम्पैक्ट है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। जैसे अगर समर में हीट वेव आए और फ्लड ना आए मानसून में, तो आदमी को एक रिकवर होने का टाइम मिलता है 4-5 महीने का, और वो वापस आ सकता है। और अगर एक के बाद ये होता है तो लोगों को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता और उनका जो लाइवलीहुड है वो भी इम्पैक्ट होता है।
जलवायु परिवर्तन से एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन आ रही है और इसकी वजह से ही ये बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत के साथ समस्या यह है कि ज्यादातर राज्यों के पास बाढ़ से लड़ने के लिए संसाधन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बाढ़ जैसी सिचुएशन कभी देखी ही नहीं। भारत के 25% जिलों में बाढ़ से बचने की तैयारी है। इन 25% के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जबकि 72% जिले बाढ़ जैसे हालात में पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम बाढ़ से लड़ने में सबसे ज्यादा सक्षम हैं, क्योंकि ये राज्य बाढ़ के हालात अक्सर देखते रहे हैं। भारत में करीब 10 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को भी बाढ़ की तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार की बारिश ने बता दिया कि इन पहाड़ी राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, और ये सब इसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से हो रहा है। समस्या ये भी है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब होती हैं तो इन राज्यों को उबरने में बहुत वक्त लग जाता है। हिमाचल को 12 जुलाई तक ही 1312 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा कर रहे हैं। 60,000 टूरिस्टों को हम अभी तक निकाल चुके हैं और 150 के करीब हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी सांगला में से हमने 119 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 4 लोग फॉरेन के विदेशी थे, 40 लोग बंगाल के थे। रेस्टोरेशन में कितना समय लग जाएगा? उसके लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 4000 करोड़ से ज़्यादा का समय है। काफ़ी रोड टूटे हुए हैं, पानी की सारी योजनाएं टूटी हुई है, तो उसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है और काफ़ी रेस्टोरेशन में समय भी लगेगा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, जिसका बड़ा असर अब ग्लेशियर्स पर भी पड़ने लगा है। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पर जल शक्ति मंत्रालय की इसी साल मार्च में एक रिपोर्ट आई थी। भारत के हिमालयी क्षेत्र में 9775 ग्लेशियर मौजूद हैं। भारत, चीन, नेपाल और भूटान में किए गए एक हालिया अध्ययन में यह पता चला है कि 1975 से लेकर 2000 के बीच ग्लेशियर हर साल 0.25 मीटर की दर से पिघले हैं, और साल 2000 से उससे दोगुने यानी 0.5 मीटर की दर से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसलिए हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना देश की जल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ग्लेशियरों के पिघलने से समंदर बढ़ रहा है। 2006 से 18 के बीच की गई एक स्टडी बताती है कि दुनिया में समुद्र का औसत स्तर लगभग 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यानी ग्लेशियर पिघलने से भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बन रही है। अचानक से बाढ़ भी आ जा रही है। ऐसा नहीं है कि यह हालात सिर्फ भारत की वजह से 2023 का यह साल दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष होगा। बिहार से आज एक ऐसी खबर आई जिसे लेकर सियासत में उबाल आना तय है। पटना में आज पुलिस ने बीजेपी की विधानसभा मार्च पर इतनी लाठियां बरसाई कि बीजेपी के नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। जेपी के आंदोलन से सियासत में आए नीतीश कुमार की पुलिस ने आज बीजेपी के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की,
लेकिन बीजेपी ने भी अब अपने नेता की मौत को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ता की हत्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवाई है। बीजेपी इस मौत के खिलाफ कल बिहार में काला दिवस मनाएगी और राजभवन तक मार्च भी करेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीट रहे पुलिस वाले नहीं थके और ना ही उनके डंडे रुके। पुलिस वाले जिस तरह बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की धुनाई कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि पुलिस के जवान कोई निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस वालों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पहले उनसे धक्का मुक्की हुई और फिर उन पर भी लाठियां भांजी गई। पटना पुलिस की लाठियां आम और खास सब पर बरसी। अभी आप जिन शख्स को पिटते हुए देख रहे हैं, वो महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। बीजेपी का ये विधानसभा मार्च 3 मुद्दों पर था। पहला तो यह कि बीजेपी बिहार में टीचर्स भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी का विरोध कर रही है। बिहार सरकार के नए नियम के मुताबिक अब बिहार के बाहर के लोग भी बिहार में टीचर्स की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा तेजस्वी यादव का वो वादा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। और तीसरा मुद्दा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग का है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट फाइल होने के बाद बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है। इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी ने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च का फैसला किया, लेकिन मार्च के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को इतना मारा कि विजय सिंह नाम के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवाई है। नीतीश कुमार की सरकार ये अपराधी के तरह हमारे भाई की हत्या किया है और हत्या का बदला भारतीय जनता पार्टी लेगी। स्पष्ट तौर पर बोलता हूं, आज हमारे परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है और हत्या नीतीश कुमार जी ने कराया है। जिस तरह लाठी चलाने का काम किया गया, आंसू गैस छोड़ने का काम किया गया, ये पूरी तरह स्पष्ट है ये नीतीश कुमार जी बिहार में भाजपा के लोगों की हत्या कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार तो सामने नहीं आए, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार 10 लाख नौकरी के वादे को जरूर पूरा करेगी। कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख, तो बताए ना भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के निकाली गई है। इसका कोई जवाब नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि हम रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब देना भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।